फरवरी 1963 का महीना था। 1962 के भारत चीन युद्ध को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। पूरे देश में उस हार की टीस अब भी ताजा थी। लोग अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लद्दाख की उन बर्फीली पहाड़ियों में जहां सब कुछ सफेद चादर से ढका हुआ था, एक ऐसी कहानी दबी पड़ी थी जो अब तक हर किसी की नजरों से ओझल थी। इसी बीच एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए रास्ता भटक गया और चुशुल सेक्टर के रेजंगला दर्रे पर पहुंच गया। वहां भारी बर्फबारी की वजह से युद्ध के बाद से कोई नहीं गया था। गडरिये ने जैसे ही नजर दौड़ाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ टूटे हुए बंकर, बिखरे हुए गोली के खोल थे और बर्फ में जमी हुई लाशें, भारतीय सैनिकों की लाशें। मौत के बाद भी कई जवानों के हाथों में राइफल जकड़ी हुई थी। किसी के हाथ में ग्रेनेड ऐसे थमे हुए था जैसे वो अभी भी दुश्मन से लड़ने को तैयार हो। ये मंजर देखकर गडरिये की रूह कांप गई। वो घबराकर नीचे भागा और तुरंत नजदीकी भारतीय सेना की पोस्ट पर इसकी खबर दी। जब सेना के अधिकारी रेजंगला पहुंचे तो वे अपने शहीद साथियों के पार्थिव शरीर देखकर सन्न रह गए। ये वही जवान थे जिनकी 3 महीनों से कोई खोज खबर नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि चीन ने उन्हें युद्ध बंदी बना लिया होगा, तो कुछ उन्हें कायर बताकर कहते थे कि वे लड़ाई से भाग गए होंगे। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरे देश की आंखें इन वीरों के बलिदान के आगे नम हो गई। ये थी बैटल ऑफ रेजंगला की कहानी, भारतीय सेना के इतिहास की सबसे भयानक और प्रेरणादायक लड़ाइयों में से एक, जहां महज 120 जवानों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया और 1300 से ज्यादा को ढेर कर दिया। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि अदम्य साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की भी है। आइए इस गाथा को शुरू करते हैं ताकि हम जान सकें कि कैसी एक छोटी सी टुकड़ी ने इतिहास रच दिया। इसके बारे में एक फिल्म भी बन रही है, 120 बहादुर। बात 1962 की है। भारत और चीन के बीच जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और उत्तर पूर्व के नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ये विवाद सालों से सुलग रहा था, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया। भारत इस हमले के लिए तैयार नहीं था। हमारे सैनिकों के पास न पर्याप्त हथियार थे, न सही प्रशिक्षण। नतीजा हुआ कि चीन ने कई मोर्चों पर भारत को पीछे धकेल दिया और मात्र 4 दिनों में कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। चीन का ध्यान लद्दाख के पूर्व में चुशुल पर भी था, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। यहाँ एक एयर स्ट्रिप थी जो युद्ध के दौरान सैनिकों और हथियारों की आवाजाही के लिए बहुत जरूरी थी। चुशुल की इस एयर स्ट्रिप की रक्षा के लिए रेजंगला एक महत्वपूर्ण डिफेंस पॉइंट था। रेजंगला एक पहाड़ी दर्रा है जो करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर चीन रेजंगला पर कब्जा कर लेता तो न सिर्फ चुशुल की एयर स्ट्रिप पर उसका नियंत्रण हो जाता, बल्कि पूरे सेक्टर पर उसका दबदबा कायम हो जाता। चीन की इस योजना को भांपते हुए भारतीय सेना ने 24 अक्टूबर 1962 को मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को रेजंगला में भेजा। इस कंपनी में कुल 120 जवान थे, जिनमें ज्यादातर हरियाणा और राजस्थान के थे। ये जवान अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी ऊंचाई और बर्फबारी का सामना कर रहे थे। यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। इतनी ठंड में कच्ची सब्जियां और फल बाहर निकलते ही जमकर पत्थर हो जाते थे। जवानों के दांत किटकिटाते थे। सांस लेते हुए लगता था कि जैसे नाक से निकली हवा भी जम रही हो। इन जवानों को शॉर्ट नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला से यहाँ भेजा गया था, लेकिन ना तो उनके पास चरम ठंड से बचने के लिए उचित कपड़े थे, न ही स्पेशल बूट्स। वे सूती पैंट, हल्के कोट और जूतों में ही लड़ने को मजबूर थे। रेजंगला की स्थिति और भी जटिल थी। यहाँ भारतीय आर्टिलरी और रेजंगला के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान आर्टिलरी सपोर्ट या रीइंफोर्समेंट का पहुंचना मुश्किल था। जवानों के पास पुरानी .303 राइफल थी, जिन्हें हर फायर के बाद मैनुअली रिलोड करना पड़ता था। इसके अलावा 9 लाइट मशीन गन, 2-3 इंच मोटार, 500 हैंड ग्रेनेड और कुछ अन्य हथियार थे। वहीं चीनी सैनिकों के पास कई गुना बेहतरीन हथियार थे। 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल, मीडियम मशीन गन, 120 mm मोर्टार, 132 mm रॉकेट्स और रिकॉइल लेस राइफलें। रेजंगला पहुंचने के बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने 120 जवानों को 3 प्लूटून्स में बांटा। प्लूटून 7 35 जवान नॉर्थ के फॉरवर्ड स्लोप पर नायब सूबेदार सुरजाराम की अगुवाई में तैनात की गई। प्लूटून 8 40 जवान सदर्न एरिया में नायब सूबेदार हरिराम के नेतृत्व में तैनात की गई। प्लूटून 9 40 जवान साउथ वेस्ट में कैप्टन रामचंद्र यादव के कमांड में। इन तीनों को नियंत्रित करने के लिए एक सेंट्रल कमांड पोस्ट बनाई गई, जहां खुद मेजर शैतान सिंह मौजूद थे। कमांड पोस्ट से 150 गज पीछे मोटर टीम थी, जिसे नायक राम कुमार लीड कर रहे थे। इन जवानों के लिए हर दिन एक युद्ध जैसा था। बिना पर्याप्त खाने, बिना गर्म कपड़ों के बर्फीली पहाड़ियों से गुजरना। युद्ध शुरू हुए कई हफ्ते बीत चुके थे।
अन्य मोर्चों पर घमासान युद्ध मचा हुआ था, लेकिन रेजांगला पर अभी शांति थी। मेजर शैतान सिंह रोजाना प्लूटून्स का दौरा करते, जवानों को प्रेरित करते। वे ऑल इंडिया रेडियो पर अन्य मोर्चों की खबर सुनते। जब चीन के आगे बढ़ने की खबर आती तो जवानों का खून खोल उठता। वे कहते, साहब जब मौका मिलेगा हम जमकर लड़ेंगे। मेजर शैतान सिंह मुस्कुरा देते। 17 नवंबर की रात फिर एक बर्फीला तूफान आया। तूफान के बाद की खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों चीनी सैनिक चुपके से भारतीय पोजीशन की तरफ बढ़ रहे थे। 18 नवंबर की सुबह अभी उजाला नहीं हुआ था। करीब 3:30 बजे चीन की तरफ से हलचल शुरू हुई। जवानों ने दूरबीन से देखा, 32 सैन्य गाड़ियां हथियारों और जवानों से लदी हुई रेजांगला की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि भारतीय जवान कुछ समझ पाते, चीन की तरफ से एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। पूरा इलाका कांप उठा। मेजर शैतान सिंह को खबर मिली कि प्लूटून 8 पर हैवी फायरिंग हो रही है। 4 मिनट बाद नायब सूबेदार हरिराम ने रेडियो पर बताया, करीब 30 चीनी सिपाही हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर ने आदेश दिया, पोजीशन लो और फायर करो। जैसे ही चीनी सैनिक रेंज में आए, भारतीय जवानों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 10 मिनट में कई चीनी सैनिक मारे गए और बाकी भाग गए। लग रहा था कि खतरा टल गया है, लेकिन ये बड़े हमले से पहले की शांति थी। अचानक चीन की तरफ से एक ब्लास्ट भारतीय 3 इंच मोर्टार पर हुआ। मोर्टार तबाह हो गया। 3 जवान शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह को झटका लगा। उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को रेडियो मैसेज भेजा, रेजांगला पर चीन हमला कर चुका है, हमें रिइंफोर्समेंट चाहिए। जवाब आया, रिइंफोर्समेंट मुमकिन नहीं, बेहतर होगा पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाओ। मेजर शैतान सिंह के लिए ये अस्वीकार्य था। उनकी रगों में देश प्रेम का लहू दौड़ता था। उन्होंने जवानों को इकट्ठा किया और कहा, हम 120 हैं, दुश्मन हजारों में है, गोला बारूद कम पड़ सकता है, मदद नहीं आएगी। जो जान बचाना चाहे पीछे हट सकता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सभी जवानों ने एक स्वर में कहा, साहब हम मर जाएंगे लेकिन पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। मेजर ने स्ट्रेटजी बनाई, हर गोली तब चलेगी जब दुश्मन का मरना तय हो। मारे गए चीनी सैनिकों के हथियार छीन लो ताकि गोला बारूद की कमी पूरी हो सके। चीन को लग रहा था कि भारतीय भाग चुके होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने मेजर शैतान सिंह और उनके जाबाज हैं, जो मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। सुबह 4 बजे चीन ने दूसरा हमला किया प्लूटून 7 पर। मेजर ने आदेश दिया, रेंज में आते ही फायर करो। 300 गज में आते ही भारतीयों ने धुआंधार फायरिंग की। दुश्मनों की लाशें मिच गई। वे फिर पीछे हटे। प्लूटून में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन मेजर ने कहा, युद्ध खत्म नहीं हुआ, वो फिर आएंगे। उनका अनुमान सही निकला। 4:55 पर नायब सूबेदार सुरजाराम ने मैसेज भेजा, 400 चीनी सैनिक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। प्लूटून 8 से खबर, 800 सैनिक चोटी से आ रहे हैं। ये तीसरा फुल फ्रंटल अटैक था। मेजर ने आदेश दिया, राइफल, LMG, मोर्टार, ग्रेनेड सबसे जवाब दो, लेकिन एक भी गोली बर्बाद ना हो। भारतीयों ने इतनी सटीकता से फायर किया कि मिनटों में कई चीनी सैनिक मारे गए, बाकी पीछे हट गए। लेकिन चीन ने स्ट्रेटजी बदली। बार बार के असफल हमलों से उन्होंने भारतीयों का एम्यूनिशन कम कर दिया था। अब उन्होंने चोटियों की आड़ से मोर्टार फायरिंग शुरू की। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। अंधेरे में भारतीयों को फायदा मिला, लेकिन सुबह 6:30 बजे उजाला होने लगा। अब दुश्मन को भारतीय पोजीशन साफ दिख रही थी। चीन ने मोर्टार और RCL बम फेंके। भारतीय मोर्टार पोस्ट तबाह हो गई। प्लूटून 7 और 8 के कई जवान शहीद हो गए। ऐसे में मेजर ने ऑर्डर दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड। प्लूटून 9 को प्लूटून 7 की पोजीशन पर भेजा गया। खुद मेजर खाली LMG पोस्ट पर तैनात हो गए। फायरिंग जारी रही। गोला बारूद खत्म होने लगा। कुछ जवानों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू किया। चीनी जैकेट मोटे थे, बैनेट का असर नहीं होता था। तब कुछ जवान जैसे नायक सिंह राम और उनके भाई नायक गुलाब सिंह, जो गांव में पहलवान थे, शारीरिक बल से टूट पड़े। वे 2-2 चीनियों को गर्दन से पकड़कर टकरा देते, पटक देते। मेजर बीच बीच में दौड़कर जवानों का हौसला बढ़ाते। तभी उनके हाथ में गोली लगी, कंधे में स्प्लिंटर, लेकिन उन्होंने पट्टी बंधवाई और वापस मैदान में आ गए। उनका हाथ डैमेज हो गया था, तो उन्होंने रस्सी से LMG पैरों में बांध ली और फायरिंग जारी रखी। दुश्मन हैरान रह गए। दुश्मन समझ गया कि मेजर के रहते भारतीय टूटेंगे नहीं। वे मेजर को निशाना बनाने लगे। एक ब्लास्ट उनके पैर में लगा, खून का फव्वारा निकला। CHM हरफूल सिंह ने देखा तो LMG से उस चीनी को ढेर कर दिया, लेकिन उन्हें खुद गोली लग गई। मरने से पहले उन्होंने कैप्टन रामचंद्र से कहा, मेजर साहब को दुश्मन के हाथ मत लगने देना। मेजर के पेट से आंतें बाहर आ गई। चारों ओर तबाही थी। तंबू जल रहे थे। ज्यादातर जवान शहीद हो गए। रामचंद्र ने संवेदनशील दस्तावेज जला दिए। फिर साथियों की मदद से मेजर को पीठ पर लादकर 800 मीटर दूर एक पत्थर के पास लिटा दिया। मेजर युद्ध नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। वे बेहोश होने वाले थे, लेकिन LMG से फायरिंग जारी रखी। उनके आखिरी शब्द थे, रामचंद्र पोस्ट पर लौटो,
साथियों को बंदी होने से बचाओ। बटालियन हेडक्वार्टर जाकर बता देना कि हमारी कंपनी कैसे लड़ी। सुबह 8:15 बजे मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए। रामचंद्र मोर्चे पर लौटे, लेकिन चीनी संख्या और हथियारों के आगे टिक नहीं सके। 114 जवान शहीद हो चुके थे, 6 जिंदा बचे लेकिन घायल। चीन ने उन्हें बंदी बनाया। इनमें से निहाल सिंह ने अगली रात भागने की कोशिश की। चीनी फायरिंग करते रहे, लेकिन निहाल 500 मीटर दूर थे। तभी एक कुत्ता दिखा जो पोस्टिंग के दौरान आता था। निहाल उसे फॉलो करते हुए बटालियन हेडक्वार्टर्स पहुंचे। वे मानते हैं कि भगवान ने फरिश्ता भेजा था। रामचंद्र और 3 अन्य भी भाग निकले, लेकिन एक की मौत हो गई। इन 120 जवानों ने चीनी आधी टुकड़ी का सफाया कर दिया था। सैकड़ों चीनी घायल हुए। अगर बेहतर हथियार, कपड़े और सपोर्ट होता तो और ज्यादा नुकसान करते। रेजांगला पर इतनी क्षति से चीन चुशुल एयर स्ट्रिप पर कब्जाने की हिम्मत नहीं कर सका और 3 दिन बाद 21 नवंबर को चीन ने सीज फायर की घोषणा की। युद्ध भारत की हार से खत्म हुआ, लेकिन रेजांगला जीत जैसा था। अफसोस, इन वीरों के बलिदान को लंबे समय तक अनदेखा किया गया। लौटे गए जवान ने कहानी बताई, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। उन्हें भगोड़ा कहा गया, कोर्ट मार्शल की धमकी मिली। 3 महीने तक शव बर्फ में दबे रहे। फरवरी 1963 में गडरिये की खबर से जांच दल गया। ब्रिगेडियर TN रैना के नेतृत्व में रेड क्रॉस के साथ। उन्होंने देखा कि शव गोली से छलनी, हाथों में राइफलें और ग्रेनेड। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दया के हाथ में पट्टी और सिरिंज। वे घायल साथी बचाते हुए शहीद हुए। कोई पीठ पर गोली नहीं, सबने सामने से लड़ाई लड़ी। मेजर का शव पत्थर पेटी का था। पैरों में LMG बंधी थी और उंगली ट्रिगर पर थी। ब्रिगेडियर रो पड़े। 114 में से 97 शव मिले। कुछ की उंगलियां काटनी पड़ी। हथियार इतने मजबूत थामे थे। 96 का अंतिम संस्कार वहीं किया गया। मेजर का शव जोधपुर भेजा गया। वहां हजारों लोग अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े। सरकार ने सम्मान दिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र, नायब सूबेदार हरिराम सुरजाराम, कैप्टन रामचंद्र, नायक राम कुमार, गुलाब सिंह, सिंह राम, हुकुमचंद, धर्मपाल दहिया को वीर चक्र, CHM हरफूल सिंह, हवलदार जयनारायण फूल सिंह और सिपाही निहाल सिंह को सेना मेडल। 13 कुमाऊं को बैटल ऑनर रेजांगला और थिएटर ऑनर लद्दाख। चीन भी प्रभावित हुआ। वे शवों के पास राइफलें उल्टी गाड़कर उन पर टोपियां रख गए। 1963 में चुशुल में रेजांगला वार मेमोरियल बना, जहां 114 नाम अंकित हैं। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर के बनासर गांव में हुआ। फौजी परिवार से थे। नाम शैतान था, लेकिन नेक दिल इंसान। किताब द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक कुलप्रीत यादव बताते हैं, एक जवान की मां बीमार थी, छुट्टी नहीं दे सके, लेकिन कहा अगर मैं बचा तो उनकी सेवा मैं करूंगा। ऐसे थे मेजर। रेजांगला की कहानी हमें सिखाती है कि संख्या नहीं, साहस मायने रखता है। ये कथा हमें अपने इतिहास से जोड़ती है ताकि हम खुद को पहचाने। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। और आपको इस कहानी में सबसे रोमांचक कौन सा पल लगा वो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।